दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त पुनीत। और कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और देश में कोरोना का कहर जारी है, तो इस कहर से अपने आप को बचाए रखिए, सुरक्षित रखिए, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो देश चल सकेगा, समाज चल सकेगा। इसलिए ज़रूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकलिए, कोई काम हो तो घरों से बाहर ना निकलिए, और अगर निकलना भी पड़े तो मास्क पहन कर निकलिए, अपना चेहरा ढक कर निकलिए, सैनिटाइज अपने आप को करते रहें, हाथ धोते रहें, ताकि आपका बचाव हो सके। कॉमेडी कलर्स आप सुनते हैं रेडियो उड़ान पर, मेरे यानी पुनीत के साथ। और आज है शुक्रवार और मैं हो चुका हूं एक बार फिर से आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर। और आप रेडियो उड़ान को अपना फीडबैक दे सकते हैं हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर, या हमारी mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां से आप रेडियो उड़ान के प्रोग्राम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स हासिल कर सकते हैं और हमारे कम्युनिटी कलर्स जैसे प्राइम शोज को लाइव सुन सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल www.youtube.com/रेडियो उड़ान, हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए www.facebook.com/रेडियो उड़ान, और इसके साथ साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़कर भी आप अपने फीडबैक दे सकते हैं। बहरहाल आपके फीडबैक्स हमें समय समय पर मिलते भी रहते हैं, और उन्हीं फीडबैक्स और सजेशंस के मुताबिक हम अपने प्रोग्राम्स को और अपने इवेंट्स को तैयार किया करते हैं। हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप हमें अपने सजेशंस और फीडबैक्स देते हैं। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि आप हमारे प्रोग्राम हमारी ऐप्स प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों से डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं, या जो कंप्यूटर यूज़र हैं उनके लिए प्लेलिस्ट हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर अवेलेबल है, जहां से डायरेक्ट प्ले का बटन प्रेस करके भी आप हमें सुन सकते हैं, या हमारी विनैम्प या VLC मीडिया प्लेयर के लिए डिज़ाइन की गई प्लेलिस्ट से भी आप रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स का लुत्फ उठा सकते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर। सबसे पहले सुनते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वर्ल्ड फेमस सिंगिंग स्टार ब्रिटनी स्पीयर ने सोशल मीडिया पर रूढ़िवादिता के खिलाफ मांगी मदद। हाईकोर्ट के आदेश पर जम्मू कश्मीर में होगा दिव्यांगों का टीकाकरण सुनिश्चित। कोविड वैक्सीन के प्रति झिझक की वजहों को समझने के लिए किया जा रहा अनोखा सर्वे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र को विशेष निर्देश, ऑनलाइन शिक्षण में दिव्यांगजन को दी जाए समानता। तो न्यूज हेडलाइंस के बाद वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आऊंगा डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं डॉक्टर कमलेश कुमार पांडे रेडियो उड़ान पर आपका स्वागत करता हूं। नई नई सूचनाओं जानकारियों के लिए आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान। धन्यवाद। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट शो कॉमेडी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हाजिर हो चुका हूं आपका दोस्त पुनीत। ब्रेक के बाद और न्यूज हेडलाइंस हो चुकी हैं, और अब आइए चलते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ गौरी की ओर। अबोहर में हुआ विशेष रूप से विकलांग क्रिकेटर का सम्मान। नेशनल पैरा क्रिकेट टीम में पिछले 7 सालों से खेल रहे आजमवाला गांव के रहने वाले मनदीप सिंह का युवा अकाली दल ने सम्मान किया है। भारतीय पैरा क्रिकेट जगत के कई बैट्समैन 130 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बॉलिंग करने वाले इस खिलाड़ी से डरते हैं। उन्होंने जूनियर टेस्ट कप में जगह बनाई, लेकिन पहले दिन ही उनका एक्सीडेंट हो गया,
जिसमें उन्होंने अपना दायां हाथ खो दिया, लेकिन उनके अंदर का खिलाड़ी क्रिकेट छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए उन्होंने गेंदबाजी करना शुरू कर दिया। उनकी बॉलिंग के हुनर ने उन्हें जल्द ही अपनी टीम का स्टार बना दिया। 2019 में मनदीप की टीम ने वर्ल्ड कप भी जीता था। मनदीप को प्रोत्साहन देने के लिए यूथ अकाली दल के नेता सरताज प्रीत ताजी और हरबिंदर सिंह हैरी ने मनदीप को 1 लाख रुपए दिए और साथ ही साथ आजमवाला गांव का दौरा भी किया। उपल हैदराबाद के बसवराज नामक एक व्यक्ति को आरटीओ द्वारा परेशान किया जा रहा है। आरटीओ ने उनके ऑटो ट्रांसमिशन व्हीकल का रजिस्ट्रेशन करने के लिए मना कर दिया है। पी बसवराज ने सभी आवश्यक दस्तावेज सबमिट कर दिए हैं। ये व्यक्ति ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड है और निवेदन करते हैं कि तेलंगाना के राज्य आयुक्त कृपया इस मामले पर प्राथमिकता से विचार करें, क्योंकि कार खरीदने के 3 महीने बाद भी पी बसवराज को आरसी नहीं मिली है। दोस्तों, आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि रोटरी बैंगलोर एबिलिटीज ने डीएनए कर्नाटक के सहयोग से आरबीए हेल्पलाइन शुरू कर दी है। ये मूल रूप से एक सूचनात्मक सेवा है और इस सेवा का लाभ उठाने के लिए उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा। इस हेल्पलाइन का पूरा नाम है आरबीए हेल्पलाइन फॉर द डिफरेंटली एबल्ड यानी RHDA। वर्तमान में इस समय केवल ऑनलाइन सहायता ही प्रदान की जा सकती है। शुरुआती दौर में एंड्रॉइड बैंकिंग, शिक्षा, बीमा, कानूनी सहायता, भावनात्मक परामर्श और विकलांगता से संबंधित सेवाओं में समर्थन प्रदान किया जाएगा। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे के बीच कॉल या व्हाट्सएप करें। नंबर है 9845095637। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिए विशेष दिशा निर्देश। ऑनलाइन कक्षा में दी जाए विकलांग छात्रों को समानता। फ्रेंड्स एडवोकेट संचिता एन द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया है कि कोविड पैंडेमिक में शैक्षणिक संस्थानों ने ऑनलाइन कक्षाएं तथा ऑनलाइन संचालन शुरू कर दिया है। इन सब में विकलांग छात्रों को समानता और उनके मौलिक अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। विश्वविद्यालय कॉलेजेस विकलांग छात्रों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों पर विचार किए बिना ही और उनकी पहुंच की जरूरतों को पूरा किए बिना ही ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इन विद्यार्थियों को आवास भी प्रदान नहीं किए जा रहे। ज्यादातर विकलांग छात्र एक दयनीय स्थिति में हैं। उन्हें लेक्चर के नोट्स, अध्ययन की सामग्री या जरूरी सहायता भी नहीं मिल पा रही है। इन सभी को व्यक्तिगत समर्थन या पर्सनल सपोर्ट मिलना चाहिए। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि विकलांग छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में दूसरों के साथ समान रूप से लाभ मिलना चाहिए। परीक्षा कार्यक्रम के समय ऐसे छात्रों की दुर्दशा को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। दलील में आगे ये भी कहा गया है कि उचित आवास से इनकार करना, भेदभाव करना, ये विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 का उल्लंघन है। इस पैंडेमिक में डिजिटल पहुंच की कमी और विकलांगता से जुड़े बहिष्कार के मुद्दों ने इन विद्यार्थियों को पीछे धकेल दिया है। इन स्टूडेंट्स का आम छात्रों से अधिक नुकसान हो रहा है। इस ऑनलाइन प्रणाली में जो मानक स्थापित किए गए हैं वे विकलांग छात्रों के अनुरूप नहीं है। ये इन छात्रों को भविष्य में समान अवसर और मानवीय गरिमा के जीवन से वंचित कर देगा। इसीलिए ये जरूरी है कि इस पर सरकार कुछ निर्णय ले। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को इस याचिका को उचित बेंच में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ विकलांग और गैर विकलांग छात्रों की समान डेवलपमेंट को भी अहम मानते हुए नए दिशा निर्देश बनाने के आदेश भी दिए हैं। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं कि कैसे तमिलनाडु का एक एनजीओ द बैनियन लोगों को पहचान पत्र प्राप्त करने और अपने पैरों पर फिर से खड़ा होने में मदद कर रहा है। द बैनियन एक ऐसा गैर सरकारी संगठन है जो बेघर और गरीबी में जीने वाले लोगों को एक सामुदायिक सेटिंग में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। द बैनियन ने कई लोगों के सरकारी दस्तावेज और पहचान पत्र बनाने के लिए एक्सटेंसिव काम किया है। बेघरों को सहारा देने के लिए समूह के घरों का प्रबंधन भी किया जाता है, जहां पर उनके अवसाद और अन्य मानसिक बीमारियों का इलाज किया जाता है।
वे इन लोगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और नौकरी ढूंढने में सहायता भी प्रदान करते हैं। उन्हें सरकारी मदद प्राप्त करने के लिए आवेदन भरने में भी मदद करते हैं। समय के साथ साथ जब आश्रितों की हालत सुधरने लगती है तो वे उनकी व्यवस्था कहीं और करने में मदद करते हैं। बेघर और मानसिक रूप से परेशान ये लोग सही समर्थन मिलने पर पनप सकते हैं और आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। संवाद की कला, संघर्षों का हल करना तथा पैसे का प्रबंधन करना, इन सभी का ट्रेनिंग यहाँ दिया जाता है। द बैनियन समर्थन घर से बाहर निकलने के बाद लोगों को कुछ दिनों तक भत्ता भी प्रोवाइड करता है। एमपी के वैक्सीनेशन ड्राइव्स के नेशनल रिकॉर्ड डे पर 13 वर्षीय लड़की का कराया गया टीकाकरण। दोस्तों, आइए सुनते हैं एमपी में हो रहे रिकॉर्ड ब्रेक वैक्सीनेशन के पीछे के कुछ गंभीर तथ्यों के बारे में। दोस्तों, जून के महीने में एमपी में 17.4 लाख कोविड-19 टीके लगाए गए। एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बन गया, लेकिन कई लोग ऐसे थे जिनको टीकाकरण किए बिना ही टीकाकरण का सर्टिफिकेट मिल गया। इनमें शामिल है 13 वर्षीय वेदांत डांगरे, जो टीला जमालपुरा के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहते हैं और विकलांग है। एक दिन शाम को 7:30 बजे श्री रजत डांगरे जी को एक मैसेज आया जिसमें कहा गया था कि उनके 13 वर्षीय विकलांग बेटे को उनका पहला कोविड शॉट मिल चुका है। ये देखकर श्री रजत डांगरे चौंक गए, क्योंकि भारत में कम से कम आधिकारिक तौर पर तो 18 साल के नीचे के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ है। इसके बाद उन्होंने लिंक का उपयोग करके वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र डाउनलोड किया। तब एक शॉकिंग तथ्य उनके सामने आया। वेदांत के जो डॉक्यूमेंट्स विकलांगता पेंशन के आवेदन के लिए कुछ ही दिनों पहले नगर निगम में सबमिट किए गए थे, उन्हीं के भरोसे वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट तथा रजिस्ट्रेशन किया गया था। हालांकि सर्टिफिकेट में वेदांत की उम्र 56 साल बताई गई है। रजत जी ने इसकी शिकायत करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दोस्तों, जिस दिन रजत जी को ये मैसेज आया, उसी दिन सतना के रहने वाले चैनेन्द्र पांडे जी को 5 मिनट के भीतर 3 मैसेजेस आए। इनमें लिखा था कि चंदन, कलिंद्री तथा कटीराम का पहला डोज पूरा हो चुका है, जिनको चैनेन्द्र जी जानते तक नहीं। चैनेन्द्र जी ने बताया कि उन्होंने तो अभी तक वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया है। भोपाल के पीजीबीटी कॉलेज रोड की रहने वाली 46 वर्षीय नुजरत सलीम को 21 जून को उनका पहला टीका पूरा होने का संदेश मिला। वे पेंशन उपभोक्ता नहीं है, लेकिन उनकी पहचान के सबूत के तौर पर पेंशन के दस्तावेज दर्ज थे। अब उन्हें ये चिंता है कि उनको अपना पहला टीका कैसे मिल पाएगा। वहां से करीब 300 किलोमीटर दूर रतलाम में टैक्स सलाहकार प्रेम पांड्या जी की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। उन्होंने टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराया था, लेकिन समय पर टीकाकरण केंद्र पर वो नहीं पहुंच पाए। लेकिन उनका टीकाकरण पूरा होने का मैसेज समय पर पहुंच गया। इन विसंगतियों के बारे में पूछे जाने पर सरकार के अधिकारियों की प्रतिक्रियाएं गैर जिम्मेदाराना थी कि ऐसी कोई समस्या नहीं है। मुझे पता नहीं कि मीडिया को ये जानकारी कहां से मिल जाती है, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। अगर कोई भी गैर व्यवहार सामने आता है तो उसकी जांच निश्चित होती है। हालांकि विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने सरकार को जोरदार फटकार लगाई है और कहा है कि अब ये स्पष्ट रूप से दिखकर आया है कि रिकॉर्ड तोड़ टीकाकरण के क्रेडिट के लिए कैसे धोखा दिया जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि हर दिन नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। कहीं 13 साल के बच्चे का केस है तो कहीं मृत व्यक्ति के टीकाकरण पूरे होने का संदेश। ये वैक्सीन रिकॉर्ड्स एक पब्लिसिटी स्टंट के अलावा और कुछ नहीं है। केंद्रीय कैबिनेट में एक बड़े फेरबदल के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत के इस्तीफे के बाद श्री वीरेंद्र कुमार को नए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया है। हम रेडियो उड़ान की ओर से उनके शुभ कार्यकाल की कामना करते हैं और आशा करते हैं कि उनके द्वारा किए गए कार्यों से डिसेबिलिटी सेक्टर में और दिव्यांगजन को लाभ होगा। इस संदर्भ में आज का और ओपिनियन भी आपके लिए पेश किया जाएगा, जिसे पेश करेंगे दानिश महाजन। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन अभी जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और लौट कर आऊंगा। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन कंटिन्यू रहेगा, तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स सिर्फ रेडियो उड़ान पर।
बदलता दो तो बदल देगा समाज की सोच को। बदलता दो जहां हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज सरकार तक। बदलता दो जो देता है आपको जानकारी अपनी कम्युनिटी में होने वाले तमाम इंसिडेंट्स। सुनते रहिए बदलता दो डिस्कशन रेडियो उड़ान पर हर रविवार रात को 9 से 10 और सोमवार 4 से 5 सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। प्रोग्राम में फिर से स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, सुनते रहिए कम्युनिटी कलर्स प्रोग्राम। आगे बहुत कुछ है, माय ओपिनियन सेक्शन, कम्युनिटी कलर्स का एडिटोरियल भी होगा, लेकिन पहले सुन लेते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन का बाकी हिस्सा। ऑटिज्म से पीड़ित लोग औसतन उम्र से कम जीते हैं। दोस्तों, एक मेडिकल स्टडी में पता चला है कि ऑटिज्म कंडीशन वाले लोग औसत उम्र से कम जीते हैं। स्वीडन के अध्ययन में पता चला कि ऑटिज्म और सीखने की अक्षमता वाले लोगों में न्यूरोलॉजिकल स्थिति के कारण जल्दी मरने की संभावना 40% तक ज्यादा होती है। ऑटिज्म ग्रसित युवकों में आत्महत्या की संभावना 9% से ज्यादा होती है। शोधकर्ताओं ने ये भी पाया कि ऑटिज्म कंडीशन वाले लोगों में औसत जीने की उम्र 54 साल होती है। ये स्थिति लोगों के संवाद को प्रभावित करती है, उनकी आसपास की दुनिया की समझ को प्रभावित करती है। इसके लक्षण हल्के से गंभीर हो सकते हैं। एक पोषक वातावरण न मिलने पर ऑटिस्टिक लोगों को चिंता, मिर्गी और तंत्रिका संबंधी स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं। डिसेबिलिटी सेक्टर अभी से हो जाए सतर्क, अगले बजट में अपनी जगह बनाने के लिए। दोस्तों, भारत डोगरा जी का न्यूज क्लिक में एक काफी महत्वपूर्ण आर्टिकल छपा है, जिसमें उन्होंने आने वाले बजट में डिसेबिलिटी सेक्टर के अलोकेशंस के लिए अभी से सजग होने की बात की है। उन्होंने बड़े ही संवेदनशीलता से बताया है कि कैसे डिसेबिलिटी जगत का पिछले साल के बजट में हिस्सा कम हो गया था और कैसे हम अभी से प्रयास करके अगले बजट में इसे बढ़ा सकते हैं। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट कुछ विस्तार से। दोस्तों, गर्मियां खत्म हो चुकी है और अब साल का वो समय आ चुका है जब सरकार अगले बजट के लिए विभिन्न उद्योग समूहों से जुड़ना शुरू कर देगी। किसी भी डेवलपिंग सोशल सिस्टम में एक बढ़ते समाज में विकलांगों को उच्च प्राथमिकता वाला वर्ग होना चाहिए। सरकार को चाहिए कि बेसिक संसाधनों का पर्याप्त आवंटन यानी एलोकेशन विकलांगता जगत के लिए किया जाए। भारत में 28 मिलियन यानी 2.8 करोड़ लोग विकलांग हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के या फिर श्रीलंका की कुल आबादी से बराबर है। विशेष जरूरतों वाली इतनी बड़ी आबादी अकेले ही अपने आप को संभाल नहीं सकती है। पीडब्ल्यूडी को विभिन्न स्तरों पर सहायता और देखभाल देने की जरूरत होती है, जिनका ध्यान सरकार ने वित्त योजनाएं बनाते समय रखना चाहिए। भारत ने डिसेबिलिटी सेगमेंट की खास जरूरतों और मांगों को पूरा करने के लिए अधिनियम 2016 का प्रावधान किया है। सितंबर 2019 में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की समिति CRPD ने केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट भी सौंपी थी, जिसमें पीडब्ल्यूडी के लिए बजट में आवंटन बढ़ाने की बात की गई थी और साथ ही साथ कई अन्य विशिष्ट मांगे भी इसमें की गई थी, लेकिन फिर भी बजट में आवंटन कम मिला। सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी यानी CBGA ने 2020 में इस रिपोर्ट की समीक्षा में कहा था कि उन्हें सहायक उपकरणों की खरीद, फिटिंग, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम, इन सभी में एक भारी गिरावट का ट्रेंड देखा है। फिर CBGA ने बताया कि पीडब्ल्यूडी के अलोकेशन में और भी कटौती की गई है। 2020-21 के बजट की तुलना में 2021-22 के बजट में 41 करोड़ रुपए की कमी हो गई। इसके अलावा ब्रेल प्रेस के सुधार और विस्तार की योजना को 2018-19 में 10 करोड़ रुपए और 2019-20 में 8 करोड़ रुपए मिले, लेकिन अगले 2 वर्षों में इसे शून्य धन मिला है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास संस्थान को 2019-20 में 20 करोड़ रुपए मिले और उसके बाद के 2 वर्षों में कोई भी आवंटन नहीं मिला।
साथ ही डिसेबिलिटी जगत की कई महत्वपूर्ण योजनाएं और परियोजनाओं के साथ भी ऐसा ही हुआ। इन योजनाओं के विशिष्ट एलोकेशंस को ट्रैक करना आसान नहीं है, क्योंकि ये सभी कार्यक्रम बजट के दस्तावेजों में शामिल नहीं होते हैं। फिर भी सीमित जानकारी से ये स्पष्ट है कि हाल के वर्षों में विकलांग व्यक्तियों को पर्याप्त संसाधन नहीं मिले हैं। ये तो भारत के नए सुरक्षा और अधिकार अधिनियम के खिलाफ लगता है। हमें चाहिए कि अभी से हम डिसेबिलिटी सेक्टर के अगले बजट के एलोकेशन में वृद्धि लाने के प्रयास करें। स्टैग्नेंट पेंशन्स, बजट एलोकेशंस में कमी, बुरी तरह से नियोजित नीतियां, इनके खिलाफ विकलांग लोग एक साथ लड़े और अपनी मुश्किलें सरकार को भी लिख भेजे। बजट के बनने से पहले ही हमें सरकार की रणनीतियों की सूची में उच्च क्रमांक प्राप्त कर लेना चाहिए। वर्ल्ड फेमस सिंगिंग स्टार ब्रिटनी स्पीयर्स ने रूढ़िवादिता के खिलाफ मांगी सोशल मीडिया पर मदद। दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि क्या है ये पूरा मामला और आखिरकार डिसेबिलिटी जगत से इसका क्या संबंध है। फ्रेंड्स, कॉन्वर्सेटरशिप या संरक्षिता का मतलब है कि किसी अन्य व्यक्ति के सभी छोटे बड़े निर्णय लेना, मतलब किसी और के जीवन से जुड़े सभी निर्णय लेना, मतलब जैसे गार्डियनशिप। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि ब्रिटनी स्पीयर्स का इस सब से क्या लेना देना है। तो बात यह है कि ब्रिटनी के पिता ने और उनके वकील ने लगभग 13 सालों तक ब्रिटनी के जीवन के सभी छोटे बड़े निर्णयों को खुद ही लिया है। वो कौन सा काम करेगी, कौन सा नहीं करेगी, किससे मिलेगी, शादी करेगी या नहीं, बच्चे पैदा करेगी या नहीं, ये सब कुछ उनके पापा और वकील डिसाइड करते थे। इसके खिलाफ ब्रिटनी स्पीयर्स ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस से मदद मांगी, जिसके बाद #FreeBritney मूवमेंट शुरू हो गया। वैसे तो डिसेबिलिटी जगत से इसका पल्ला बहुत ही पुराना है, जो पिछले हफ्ते ब्रिटनी के इस मामले की वजह से एक बार फिर उछलकर सामने आया है। विकलांगजन ऐसी जबरदस्ती की कॉन्वर्सेटरशिप या गार्डियनशिप से दशकों से लड़ते आ रहे हैं। कई विकलांगजनों को शारीरिक और मानसिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में कई बार माँ बाप या भाई बहन या जो भी गार्डियन है, वो विकलांगों के जीवन के सभी छोटे बड़े निर्णय बिना पूछे ही लेना शुरू कर देते हैं। ब्रिटनी के केस में कॉन्वर्सेटरशिप की बात सोशल मीडिया से सामने आई, और एक बात ये भी है, क्योंकि वो सेलिब्रिटी है और इतनी बड़ी स्टार है, तो उन्हें खूब सपोर्ट भी मिला। वैसे अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने अंदाजा लगाया है कि पूरे देश में ऐसे 1.3 मिलियन लोग होंगे जो इन हालातों का शिकार है। तो सोचिए, भारत में जहां इतनी बड़ी आबादी है और कॉन्वर्सेटरशिप एक परंपरा है, तो ये आंकड़ा कितना बड़ा होगा। हमें चाहिए कि कॉन्वर्सेटरशिप की जगह सपोर्टिव डिसीजन मेकिंग एग्रीमेंट, यानी कि एक समझौता हो निर्णय लेने वाले के बीच और जिसको सहायता की जरूरत है उसके बीच। विकलांग व्यक्ति क्या करना चाहता है, किससे मिलना चाहता है, किससे वो शादी करेगा, ये निर्णय अगर आपसी समझौते से हो तो जबरदस्ती का सवाल ही नहीं होगा। कई बार कई विकलांग महिलाओं या पुरुषों की जबरन नसबंदी करवा दी जाती है, लेकिन दुनिया भर के कानून इसे जबरदस्ती मानते हैं और इसमें विकलांग व्यक्ति की इच्छा अनुसार ही कोर्ट अपना आदेश देते हैं। किसी भी आम व्यक्ति की तरह ही विकलांग व्यक्तियों को अपने बारे में सारे निर्णय लेने की आजादी तो होनी ही चाहिए। हाई कोर्ट ने दिए आदेश, जम्मू कश्मीर में किया जाएगा विकलांगों का वैक्सीनेशन सुनिश्चित। उच्च न्यायालय ने विकलांग व्यक्तियों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए कहा है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अली मोहम्मद मागरे की पीठ ने अधिकारियों से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार उनके टीकाकरण के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा है। जम्मू और कश्मीर में विकलांग व्यक्तियों के वैक्सीनेशन को लेकर कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, इसकी एक रिपोर्ट द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा सबमिट की जाएगी, जिसकी जांच अगली सुनवाई में की जाएगी। ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हेल्पलाइन की ओर से मिस्टर जावेद अहमद टाक ने एक पिटीशन भी फाइल की थी, जिसमें ये मांग की गई थी कि विकलांगजनों को एक अलग कैटेगरी दी जाए और उनके वैक्सीनेशन को प्रायोरिटी भी मिले। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 का हवाला देते हुए अधिवक्ता सैयद मुसैद ने कहा कि ये कानून सभी विकलांगजनों को प्राथमिकता के आधार पर लाभ प्रदान करेगा।
उन्होंने आगे बताया कि संबंधित अधिकारियों के पास भी जम्मू और कश्मीर में विकलांगों के टीकाकरण के लिए कार्यवाही की कोई अतिरिक्त जानकारी मौजूद नहीं है। विकलांगों के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है क्योंकि वे सभी एसओपी का पालन नहीं कर सकते। इस पर अदालत ने कहा कि इस मामले में आगे बढ़ने से पहले याचिका में किए गए दावे से पहले अधिकारियों से जवाब मांगना आवश्यक हो गया है। अदालत ने इन अधिकारियों को इस मामले में एक नोटिस भी जारी किया है। कोविड वैक्सीन के प्रति झिझक के कारणों को समझने के लिए किया जा रहा है एक अनोखा सर्वे। कोविड-19 वैक्सीन के प्रति धारणा पर एक त्वरित मूल्यांकन यानी एक रैपिड असेसमेंट किया जा रहा है। ये मूल्यांकन तमिलनाडु सरकार के लिए लोयोला इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ट्रेनिंग एंड रिसर्च, लोयोला कॉलेज चेन्नई द्वारा आयोजित किया जा रहा है। महामारी को रोकने और कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन महत्वपूर्ण है। हर्ड इम्यूनिटी को बढ़ाना महामारी को रोकने का एक प्रभावी तरीका है। टीकाकरण इसमें हमारी मदद करता है। कोविड-19 वैक्सीन के प्रति स्वीकृति की भावना या प्रतिरोध या फिर झिझक, ये 3 संभावित चीजें हैं जो वैक्सीनेशन पर सीधा असर कर रही हैं। इसीलिए इनके पीछे मौजूद कारणों को समझने से वैक्सीन का कवरेज बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए लोयोला इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ट्रेनिंग एंड रिसर्च, लोयोला कॉलेज चेन्नई की वेबसाइट से सर्वे का गूगल फॉर्म हासिल करें और अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराएं। आपका नाम और संपर्क का विवरण पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। तो डिटेल न्यूज़ बुलेटिन में आपने अब तक की जो इस वीक की खास खबरें सुनी और उम्मीद करते हैं कि आपको नई नई अपडेट ज़रूर मिली होंगी। और हम हमेशा कहते हैं कि आप भी अगर कोई अपडेट हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप हमें न्यूज़ भेज सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कि उस न्यूज़ को वेरीफाई करके इस प्रोग्राम में हम शामिल करें। तो बहरहाल डिटेल न्यूज़ बुलेटिन के बाद वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के उस पार होगा सेक्शन आवर ओपिनियन या हमारी राय दानिश महाजन के साथ। तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। पहले मैं बहुत परेशान था। स्टाइलिश खो गया है, क्या करूं? व्हाइट केन चाहिए, अब किसको कहूं कि दिल्ली से लेके आए। बट थैंक्स टू सक्षम, अब सक्षम ने लॉन्च किया है ब्लाइंड पर्सन्स के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। आप हर कोई वो प्रोडक्ट जो ब्लाइंड के लिए है एक क्लिक में मंगवा सकते हैं। आज ही लॉग इन करें www.sectec.in SAKTEK या कॉल करें 011-4241-1015। आप ईमेल कर सकते हैं info@sectec.in। लो आ गई नई आजादी। मगर बताओ तो सही, कौन सी है ये नई आजादी? ये आजादी है हमें और भी करीब से सुनने की। वो कैसे? वो ऐसे कि अब आप हमें सुन सकते हो हमारे ऑफिशियली एंड्रॉइड ऐप के माध्यम से, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। तो आज ही डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और आनंद लें एक नई आजादी का। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। ब्रेक के बाद मैं फिर से आपके साथ हूं, आपका दोस्त पुनीत। और चलिए अब बढ़ते हैं माय ओपिनियन सेक्शन की ओर। पेश कर रहे हैं दानिश महाजन। जी दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दानिश महाजन। कम्युनिटी कलर की सेगमेंट अवर ओपिनियन में आपका बहुत बहुत स्वागत। और अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी से रिलेटेड न्यूज है तो आप danish.mahajan88@gmail.com पर मुझे सेंड कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसे शो में शामिल करने की। दोस्तों इस बार की जो बड़ी न्यूज है वो ये है कि थावर चंद गहलोत साहब ने रिजाइन कर दिया है। वो कर्नाटक के गवर्नर बन गए हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर थे। अब उनकी जगह वीरेंद्र कुमार ले रहे हैं, जो मध्य प्रदेश से हैं। अगर कार्यकाल की बात करें थावर चंद गहलोत साहब की, तो ये मिक्स रहा। कुछ अच्छे काम हुए और कुछ अच्छे हो सकते थे। जैसे एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन है वो पिट गया, जबकि वो अच्छा हो सकता था। कई और चीजें हैं, लेकिन अब देखते हैं कि वीरेंद्र कुमार जी जो आए हैं तो क्या वो उनसे अच्छा परफॉर्म करते हैं।
तो कैसा एटीट्यूड रहता है उनका पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को लेके, तो ये आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा। बहरहाल मिनिस्टर चेंज हो गए हैं। 2 चीजें इस हफ्ते हुई मद्रास हाई कोर्ट में। एक बिल डाली गई थी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसमें ये कहा गया कि आप ये इंश्योर करवाएं कि स्टेट में RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर बच्चों को भर्ती किया जाए, डिसेबल्ड बच्चों को उनको एडमिट किया जाए और साथ ही साथ उन्हें एक्सेसिबल एटमॉस्फेयर दिया जाए RPD एक्ट के सेक्शन 16 के थ्रू। तो इस प्ली को हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने का कारण ये था, उन्होंने कहा कि आपका कंसर्न सही है, आपकी सोच अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं, आपकी एफर्ट अच्छी है, पर हमारे पास कोई ऐसा डेटा नहीं है, आपने कोई भी एप्लीकेशन हमें प्रोवाइड नहीं करवाई है जिसमें किसी स्कूल ने उन्हें मना किया हो। तो जब किसी स्कूल ने उन्हें मना ही नहीं किया तो फिर सवाल कहां से आता है कि स्टेट को डायरेक्शंस दी जाएं। पिटिशनर ने ये कहा कि आप देख लीजिए प्राइवेट स्कूल्स में या गवर्नमेंट स्कूल्स में जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनकी संख्या बहुत कम है। तो इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा, जजेस ने ये कहा, लेकिन डेटा कहाँ है, एप्लीकेशन कहाँ है, ये प्रूफ कहाँ है कि बच्चों को एडमिशन नहीं दी जा रही। स्टेट ने इस पर यह कहा कि हम पहले ही डिसेबल्ड बच्चों को, ऑर्फन बच्चों को, ट्रांसजेंडर को, सैनिटरी वर्कर्स के जो बच्चे हैं उनके सबको हम रैंडम सिलेक्शन से पहले ही सीट्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस बेस पे ये खारिज हो गई। मुझे भी ये लगता है इसके ऊपर कि कंसर्न अच्छा था, और अगर आपको कोई स्कूल मना करता है तो उसे बिल्कुल रिकॉर्ड में लाना चाहिए ताकि जो लोग आपके लिए लड़ रहे हैं उनके पास ये डेटा इकट्ठा हो। दूसरा एक और इशू मद्रास हाई कोर्ट से ही, उन्होंने ये कहा कि कोई भी जो नई पब्लिक बिल्डिंग है इनएक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए और वहां पर एक्सेसिबल टॉयलेट इंस्टॉल होने चाहिए। तो इस पे भी स्टेट आई और कोर्ट ने ये कहा कि भाई आप जो हमें स्टेटस दे रहे हो, गवर्नमेंट को कहा उन्होंने, उसमें ये कुछ भी नहीं लिखा कि आपने क्या एक्शन लिए हैं अभी तक। आप एक्सेसिबल बना रहे हैं, उसको लेकर क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या सारे नेशनल बिल्डिंग कोड के थ्रू बन रही है जो गवर्निंग सच स्टैट्यूट को फॉलो कर रहे हो आप लोग। तो कोर्ट ने कहा 2 महीने के अंदर अंदर हमें स्टेटस रिपोर्ट दीजिए, आप कैसे इंश्योर कर रहे हैं एक्सेसिबिलिटी नई बिल्डिंग्स में। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। अगर इस पे कोई आती है रूलिंग तो ये बाकी स्टेट्स भी इसको फॉलो करेंगी। तो मुझे लगता है ये मद्रास हाई कोर्ट में काफ़ी अपील्स डल रही हैं और काफ़ी अच्छे फैसले भी आ रहे हैं। तो वहाँ तमिलनाडु में हम कह सकते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो बहुत तेजी से हो रहा है। कहने का मतलब ये है, जजेस ने ये भी कहा कि सिर्फ एक्सेसिबल टॉयलेट बनाने से बात नहीं बनेगी या सिर्फ नेशनल बिल्डिंग कोड को फॉलो करने से बात नहीं बनेगी। उन्होंने PWD के लोगों को कहा कि आप कितने सेंसिटिव हैं, क्या आप ये ध्यान रखते हैं कि एग्जिट और एंट्रेंस जो है बिल्डिंग का डिसेबल्ड के लिए वो एक्सेसिबल है, क्या काउंटर का साइज आप ध्यान में रखते हैं, क्या जो ड्रिंकिंग वाटर फाउंटेन है वो एक्सेसिबल है, क्या जो पार्किंग स्टॉल है वो एक्सेसिबल है, क्या रैंप है। तो ये एक इशू लॉ के साथ साथ माइंडसेट का भी है कि आप कितने सेंसिटिव हैं। तो मुझे लगता है ये जो ऑब्जर्वेशन है ये बहुत कमाल की है और ऑब्वियसली जो वहाँ आए होंगे तो इसका कुछ असर तो होगा ही। इसी तरह का एक्टिविज्म हमें हर स्टेट में करने की ज़रूरत है। जब हम बार बार इन चीज़ों को कहेंगे, इस पर लड़ेंगे, तो वो मजबूर हो जाएंगे PWD डिपार्टमेंट वाले जो भी बिल्डिंग बनाते हैं कि उनको ये काम करना ही पड़ेगा, एक्सेसिबल बनाना ही पड़ेगा। और मैं हमेशा कहता हूँ अगर एक्सेसिबल चीज़ें हो गई तो 99% जो हमारे इश्यूज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये अपडेट थी मद्रास हाई कोर्ट से, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। और साथ ही साथ हम मिनिस्टर चेंज हो गए हैं सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के, तो वो भी एक बड़ी न्यूज़ है इस हफ्ते की। अगले सप्ताह फिर मिलूंगा किसी और न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। उम्मीद करेंगे कि आपको ये सेगमेंट पसंद ज़रूर आया होगा और आप अपना फीडबैक इस सेक्शन और पूरे प्रोग्राम के मुताल्लिक हमें ज़रूर देंगे। और फीडबैक देने के जो तरीके हम पहले प्रोग्राम की शुरुआत में बता चुके हैं, तो आप किसी भी तरीके से अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। प्रोग्राम के अब अंजाम का वक्त हो रहा है, लेकिन चलते चलते जॉब अलर्ट्स।
एसबीआई ने 6100 अप्रेंटिस के पदों पर एक बड़ी बम्पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। एसबीआई की अधिसूचना की माने तो इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना जरूरी है। यदि एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अधिसूचना को माने तो अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है कि वे 26 जुलाई 2021 तक आवेदन करें। आवेदन करने के पश्चात ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन इन पदों के लिए होगा। इन पदों पर चयन के बाद प्रतिभागियों को 1 साल का प्रशिक्षण यानी 1 ईयर ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके साथ इन्हें मासिक वेतन 15,000 रुपए दिया जाएगा। आइए आपको इस बम्पर भर्ती की महत्वपूर्ण तिथियों से अवगत करा दें। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया 6 जुलाई 2021 से आरंभ हो चुकी है और भर्ती 26 जुलाई 2021 तक जारी रहेगी। फिलहाल एसबीआई की ओर से इन पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन टेस्ट की किसी भी तारीख की घोषणा नहीं की गई है। शैक्षिक योग्यता की यदि बात की जाए तो इन पदों पर भर्ती के लिए प्रतिभागियों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। और यदि आयु सीमा की बात करें तो 20 से 28 वर्ष तक के प्रतिभागी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी वर्गों के लिए आरक्षण नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। आइए अब आपको आवेदन शुल्क की जानकारी दे दें। जनरल कैटेगरी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और ओबीसी के लिए आवेदन शुल्क 300 रुपए। इसके साथ साथ एससी, एसटी व दिव्यांगजन के लिए किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क लागू नहीं होगा। आइए चलते चलते आपको ये भी बता दें कि इन पदों के लिए आवेदन कैसे करना है। तो अप्रेंटिस के इन पदों पर भर्ती के लिए आप एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और जहां करियर सेक्शन में इन पदों के विज्ञापन के अंदर आपको अप्लाई का लिंक मिलेगा, जिसके माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की यदि बात की जाए तो आवेदन शुल्क केवल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। अन्य किसी माध्यम से आवेदन शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा। जॉब अलर्ट्स के बाद अब आइए आखिर में प्रोग्राम के जानते हैं न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। वर्ल्ड फेमस सिंगिंग स्टार ब्रिटनी स्पीयर ने सोशल मीडिया पर रूढ़िवादिता के खिलाफ मांगी मदद। हाईकोर्ट के आदेश पर जम्मू कश्मीर में होगा दिव्यांगों का टीकाकरण सुनिश्चित। कोविड वैक्सीन के प्रति झिझक की वजहों को समझने के लिए किया जा रहा अनोखा सर्वे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र को विशेष निर्देश, ऑनलाइन शिक्षण में दिव्यांगजन को दी जाए समानता। तो इसी के साथ मुझे यानी पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।